पिक्चर चालू करो बे। शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। अरे साला, इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। इनमें से एक तो झूठ है। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। ध्रुव भाई ने इस वीडियो में मोदी को किस तरह से एक्सपोज किया, सभी लोग देखिए और पूरी वीडियो को मजा लीजिए। और जो लोग मोदी भक्त हैं और अंधभक्त हैं, कान खोलकर इस वीडियो को देखें और अपने दिमाग के ढक्कन को खोलें। संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। मोदी का भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप। तो मोदी जी आपके चाचा है क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप है। तू है कौन है? लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। जूम करो। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था। और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हंगामा करती है तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? जुबान एक बार फिसलती है, बात तो सही है, यानी कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं। गजब बेइज्जती है यार, अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, मैं आपको न बोलूं। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। बात तो सही है, 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। गजब बेइज्जती है। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, ठीक है। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? तो इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। अच्छा, एक्साइटेड है ये। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है। तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। क्या? लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अभी और सुनिए, अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। ये तो धोती खोल रहा है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। सही पकड़े हैं। 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम मोदी। तो कौन सा तीर मारा? ये भी देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग, वही लोग जिन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। गजब बेइज्जती है। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। अभी और सुनिए, सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। तुम्हें शर्म है कुछ? एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी। डिमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोगों से? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या समझा? कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। आइए देखते हैं मलाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इन्होंने ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। ये भगवान क्या जुल्म है। खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। बात तो सही है। इनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ था। कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। अभी और सुनिए, इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। सोचिए कि कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम तो एक दाग धब्बा हो। वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में घूमने, तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा। क्या? कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? उन गरीबों की सोचो, उन्हें कैसा लगा होगा। सीधा कहते हैं कि आगे जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। तो इन सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, बात तो सही है। उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। सही पकड़े हैं। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। अभी और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। करो, भगवान से डरो। बीसीसीआई को देख लो, बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें?
अरे साला माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. उसकी मूर्ति बननी चाहिए। अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। ये भगवान क्या जुल्म है। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका IT सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। सही पकड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। वाह मोदी जी वाह वाह। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। क्या? 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए। अच्छा ठीक है। या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। बात तो सही है, अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है। एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। राय साहब घोषित करें इस चुनाव में कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। सही पकड़े हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। ये तो धोती खोल रहा है। ना रोजगार का कोई प्लान बताया है, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, ना गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। करो भगवान से डरो। ट्वीट को देखिए, कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक PR अटेम्प्ट थी। अच्छा, मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात का? ऐसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करें? अरे खतरनाक लोग हैं। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं? इन ट्वीट्स को देखिए। 17 जून तक जो लोग कह रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी देखना है, 23 जुलाई तक आते आते ये कहने लगे प्लीज हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली, 23 जुलाई तक आते आते कहने लगे वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स इशू। बस हवा निकल गई। और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। बात तो सही है। नमस्ते ट्रम्प, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। रुको जरा, सबर करो। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। ये भगवान क्या जुल्म है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी। बात तो सही है। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों आज के दिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। अभी मजा आएगा ना। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। गजब बेइज्जती है। अक्टूबर 2019 में BCCI के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। तो दोस्तों ध्रुव भाई ने जो बताया आप लोगों को कैसा लगा और मोदी जी के बारे में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और बीजेपी को एक्सपोज करना कैसा था, आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।